Start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. Today, our topic of discussion is that vitellogenesis. Vitellogenesis is a process of synthesizing and accumulations of the yolk in the oocytes during the growth phase of oogenesis. First of all, I will tell you what is a growth phase. Growth phase means the phase in which the follicular cells divide multiplying at the randomly, and vitellogenesis is a part of the growth phase. अब ओजेनेसिस आपने पढ़ा होगा. ओजेनेसिस की 3 फेजेस होती हैं हमारे पास. ओजेनेसिस जो होती है वो 3 फेजेस में होती है. पहली होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज़, सेकंड फेज़ होती है ग्रोथ फेज़, एंड थर्ड फेज़ होती है मैचुरेशन फेज़. और जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ होती है उसमें ये सारा जो होता है, ये जम सेल्स अंडर ये जाते हैं, डिवीजन के अंदर गो जाते हैं, फिर ओगोनिया बना देते हैं. यहाँ पे ओगोनिया तक बात ख़त्म हो जाती है मल्टीप्लिकेशन फेज़ में. नेक्स्ट आती है हमारे पास ग्रोथ फेज़. ग्रोथ फेज़ में हमारे पास 2 फेजेस आती हैं, विटेलोजेनेसिस और प्री विटेलोजेनेसिस. प्री विटेलोजेनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होती हैं, ग्रोथ और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है. लेकिन विटेलोजेनेसिस में आपको अब बताऊंगी कि विटेलोजेनेसिस क्या होती है. ये एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ फेज़ ऑफ द oogenesis. यहाँ से मैं आपको लिंक करवाना चाह रही हूँ कि ये oogenesis की ग्रोथ फेज़ का पार्ट है कौन, विटेलोजेनेसिस. नेक्स्ट इसके बाद आएगी मैचुरेशन फेज़ oogenesis की. उसमें हमारे पास oocyte और ओवम बनेगा. तो ये आपने पहले जो आपने oogenesis पढ़ा होगा सेकेंड ईयर तक, तो वहाँ पे आपने ये विटेलोजेनेसिस और प्री विटेलोजेनेसिस के बारे में सुना भी नहीं होगा शायद. लेकिन यहाँ पे हम BS लेवल पे जब बात करते हैं तो ये ज़रा डीप लेवल पे स्टडी है, तो इसलिए इसमें ये ग्रोथ फेज़ में ये विटेलोजेनेसिस और प्री विटेलोजेनेसिस आता है. हम स्टार्ट करते हैं कि विटेलोजेनेसिस मैं आपको बता चुकी हूँ कि विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज़ का एक oogenesis का पार्ट है. और इसमें होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटेलोजेनेसिस है क्या एक्चुअली. विटेलोजेनेसिस ये तो आपको समझ आ गई कि मतलब oogenesis में ही हो रहा है. oogenesis हमारे पास अब क्या होता है कि oogenesis हमारे पास होती है प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द ओवरीज थ्रू मायोसिस. मायोसिस के थ्रू जो एग फॉर्मेशन होती है ओवरीज में, उसको हम oogenesis कह रहे होते हैं. तो oogenesis का ग्रोथ फेज़ में विटेलोजेनेसिस आ रहा है, तो हम विटेलोजेनेसिस को स्टडी करते हैं. वो आपको पता ही होगा. फिर बाद में oogenesis जो होती है वो ओगोनिया बनाती है, फिर प्राइमरी oocytes बनते हैं, फिर सेकेंडरी oocytes बनते हैं, फिर oocytes बनते हैं, फिर ओवम बनता है. तो ये सारी स्टेजेस तो आपको oogenesis की पहले ऑलरेडी मालूम होंगी. लेकिन हम यहाँ पे इसकी एक और नई स्टेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है विटेलोजेनेसिस, जो इसकी ग्रोथ फेज़ में आता है oogenesis की. तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि विटेलोजेनेसिस है क्या. विटेलोजेनेसिस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो विटाइलस से निकला है, जिसका मतलब है यॉक. और यहाँ पे हमने बात करनी है कि विटेलोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है. विटेलोजेनेसिस की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना सिर्फ यॉक को सिंथेसाइज किया जाता है बल्कि उसको अकोमोलेशन भी की जाती है उसकी जो oocytes होता है ना उसके अंदर ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज़ ऑफ oogenesis. मतलब oogenesis के ग्रोथ फेज़ का ही ये पार्ट है, और उसी के दौरान इसमें यॉक को ना सिर्फ सिंथेसाइज किया जाता है बल्कि उसको अकोमोलेट किया जाता है oocytes में. और ये आपको पता है कि जो oogenesis होता है, ये जो प्राइमरी oocytes होता है इस ये लॉक हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है. यहाँ पे सेल जो प्राइमरी oocyte सेल्स होता है ये लॉक हो जाता है, यहाँ फिर अरेस्टेड हो जाता है एट द प्रोफेज 1 इन द डिप्लोइडिंग स्टेज. प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो जाता है, और फिर बाद में मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यॉक आ जाते हैं, तो वो वहाँ पे रेस्ट हो जाता है. तो रेस्टिंग फेज़ के दौरान ही ये विटेलोजेनेसिस हो रही है. आप ये बात याद रखिएगा कि जो डिप्लोइडिंग स्टेज में प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocytes अरेस्ट हुआ है, तो तब ये विटेलोजेनेसिस हो रही है. इसमें यॉक डिपोजिशन होती है, फिर वो यॉक के जरिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके प्राइमरी oocytes को, वो ज़िंदा रह सके. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये बन तो गई, मतलब यॉक जो होती है ना, ये विटेलोजेनेसिस यॉक तो बना दिया, यॉक को डिपोजिशन कर दिया. अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने स्लाइड्स पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड्स पे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यॉक फॉर्मेशन विया थ्रू द न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट्स इन द oocytes एंड द फीमेल जर्म सेल्स.
और इन्वॉल्व्स इन द रिप्रोडक्शंस ऑफ द लिथोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। लिथोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होती है। मतलब यहाँ पे ये इंसेक्ट्स की बात, लिथोट्रॉफिक जो ये बात याद रखिएगा, एनिमल्स का जो ऑर्गेनिजम्स होता है, एनिमल्स की जो होता है ना याक, ये जो वो एलैथिसल कहते हैं उसे को, एनिमल्स के एग को एलैथिसल, मतलब उसमें याक बहुत कम होती है। तो ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होती हैं इसको लेथोस्ट्रॉफिक कहा जाता है, इसमें याक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ह्यूमंस। तो यहाँ पे मैंने याक डिपोजिशंस होती है न्यूट्रिएंट्स में, ओसाइट्स में डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको करेंगे बटालोजेनेसिस को। तो हम सबसे पहले इंसेक्ट की लेते हैं। तो इंसेक्ट में अगर हम बात करें तो इंसेक्ट क्या है, हमारे पास लिथोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें किस तरह ये बटालोजेनेसिस होगी ये हम बात करेंगे। तो इंसेक्ट में क्या होता है, फैट बॉडी जो होती है वो स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देती है। फैट बॉडी किसको स्टिमुलेट करेगी, मतलब वो मुतहरक कर देगी जेवलाइन हार्मोन्स को। जेवलाइन हार्मोन्स जो होता है ना वो जाके एक्टिवेट कर देगा वोटेलोजेनिन प्रोटीन्स को। ये हम इंसेक्ट में पढ़ रहे हैं मैकेनिज़्म। तो इंसेक्ट में किस तरह वोटेलोजेनेसिस होती है, यहाँ याक डिपोजिशन इंसेक्ट में होती है कि जो फैट बॉडी होती है इंसेक्ट्स में वो स्टिमुलेट कर देती है उनके जेवलाइन हार्मोन्स को। फिर जेवलाइन हार्मोन्स एक्टिवेट कर देते हैं वोटेलोजेनिन प्रोटीन्स को, और वोटेलोजेनिन प्रोटीन्स जो होती है ना फिर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और याक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास इंसेक्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास इंसेक्ट की एग्जांपल, इट अकर्स इन द, जैसे कि यहाँ पे भी स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट अगर दूसरी उसने बात की है कि कॉकरोच में क्या सीन, ये इंसेक्ट्स में उसने बात की है। तो कॉकरोच में क्या होता है, तो कॉकरोच में भी इसी तरह होता है। कहता है कि कॉकरोच में ये इंसेक्ट में तो वोटेलोजेनेसिस होगी, लेकिन कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट, ऐसा एनिमल्स है इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंड्यूस की जाती है वोटेलोजेनेसिस। वो किस तरह कि इसमें मैच्योर मेल लिया जाता है और इमैच्योर फीमेल ली जाती है। तो इस तरह जो इनको वोटेलोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया जाता है बाय द इंजेक्शन ऑफ द जिवलाइन हार्मोन्स। इसमें हमने इंजेक्शन दिया है जिवलाइन हार्मोन्स का, फिर वो जिवलाइन हार्मोन्स फिर वो दोबारा कर देगा वोटेलोजेनिन प्रोटीन्स को, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, फिर वो प्रोटीन डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाए, फिर याक फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे और इंसेक्ट में फ़र्क ये होगा कि इंसेक्ट में क्या हुआ था कि इंसेक्ट में फैट बॉडी ने स्टिमुलेट किया था जिवलाइन हार्मोन्स को, लेकिन इंसेक्ट में हमने जो कॉकरोच है हमारा, इसमें हमने आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड किया है वोटेलोजेनेसिस को। किस तरह, एक हमने मैच्योर मेल लिया है, एक इमैच्योर फीमेल ली है और उसको जिवलाइन हार्मोन्स उनमें इंड्यूस किया है, इंजेक्ट किया है, फिर उन्होंने वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट, प्रोटीन ने डिपॉजिट्स करना स्टार्ट हो, फिर याक फॉर्मेशन। ये हमने इंसेक्ट और कॉकरोच की एग्जांपल ली है और डेफिनेशन पढ़ी है, और ये वर्ड कौन सा है और ये किस फेज़ का पार्ट है। वोटेलोजेनेसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ फेज ऑफ द ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का ही बेसिकली ये पार्ट है, ओजेनेसिस के अंदर ही आता है। लेकिन हम डीप स्टडी कर रहे हैं बीएस लेवल पे, इसलिए आप यहाँ भी ये पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सेकेंड ईयर में आपने ओजेनेसिस पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता वोटेलोजेनेसिस का, लेकिन यहाँ पे ये वोटेलोजेनेसिस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ये केमिकली किस तरह होता है, केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या होती है वोटेलोजेनेसिस की, क्या ये इसमें किस किस से मिलकर बना होता है ये वोटेलोजेनिन। तो केमिकली याक इज़ अ लिपोप्रोटीन्स, याक इज़ अ लिपोप्रोटीन्स होती है मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रल फैट्स अलॉन्ग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लाइकोजन्स एंड ये इस तरह ये सारा कुछ है। मतलब इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं। लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स जो फॉस्फेरिक लिपिड्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर ग्लाइकोजन्स होता है स्मॉल अमाउंट में, ये याक डिपोजिशन की बात कर रहा है कि याक में क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट उसने बात की है कि जो याक होती है ना वो यहाँ ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये याक का नेक्स्ट उसने प्रोसेस बताया हुआ है कि याक ना सिर्फ याक जो होती है ना वो सिंथेसाइज किसी और जगह पे होती है लेकिन स्टोर किसी और जगह पे होती है। ये सिंथेसाइज होती है फोलिकुलर सेल्स में और ग्रैन्यूल्स फॉर्म्स में। ये जो होती है ना ये सिंथेसाइज होती है फीमेल, अगर हम फीमेल का लीवर की बात करें तो फीमेल लीवर में ये जो याक इज सिंथेसाइज इन द लीवर ऑफ द फीमेल्स पेरेंट इन द सोलबल फॉर्म्स।
कि मतलब जो यॉक जो बेसिकली सिंथेसाइज होनी होती है वो फीमेल के लीवर में सिंथेसाइज होती है, देन वो मूव कर जाती है ओवरी में। तो ये एक प्रोड्यूस कहीं और जगह हो रही है लेकिन स्टोर कहीं और जगह हो रही है। यॉक की हम बात करें, इसकी पहले कंपोजिशन की बात की है, केमिकल कंपोजिशन। अब उसकी जर्नी या फिर उसका मैकेनिज्म किस तरह ये बनती है, किस तरह ये ट्रांसफ़र होती है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने एक जनरल बात की हुई है कि ये सोलेबल फॉर्म में होती है लेकिन थ्रू द सर्कुलेशन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द, कह रहा है कि वो सर्कुलेशन के जरिए ये ट्रांसपोर्ट की जाती है फॉलिकुलर सेल्स में इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्रैन्यूल्स, then what in the form of the granules surrounds the maturing ova and it is deposited in the forms of the yolk, platelets and the granules in the ooplasms. The mitochondria और Golgi are said to be the, फिर बाद में ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, यहाँ तक आपको बाद में मैं बताती हूँ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये केमिकल कंपोजिशन पहले यहाँ तक बताई हुई है, ग्लाइकोजन्स तक, और फिर ग्लाइकोजन्स के बाद ये यॉक प्लेटलेट्स तक ना, यहाँ पे यॉक से लेकर प्लेटलेट्स का तक इसका सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि ये प्रोड्यूस तो किसी और जगह पे हो रही है लेकिन स्टोर कहीं और जगह पे हो रही है। स्टोर ये ओवरीज में होती है, ओवरीज में प्रोड्यूस नहीं होती। ओवरीज में यॉक सिर्फ स्टोर होती है लेकिन प्रोड्यूस ये और जगह पे, प्रोड्यूस ये लीवर में होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये कह रहा है कि यॉक जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है फीमेल लीवर सेल्स में इन द सोलेबल फॉर्म्स में, फिर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है सर्कुलेशन के ज़रिए इन द फॉलिकल सेल्स में। जो मैच्योरिंग ओवा को उन्होंने सराउंड किया होता है, सो फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ना मैच्योरिंग ओवा के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, तो फिर वो फॉलिकल सेल्स में आ जाती है इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्म्स में, और फिर बाद में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म्स में होती है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus ये सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म्स में। तो ये जब ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म्स में आती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus इससे ये वहाँ से जब लीवर सेल्स में निकलेगी तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म्स में होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus सारे इसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको पता है कि यॉक, जब हम अंडे की जर्दी की बात करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जब हम देखते हैं वो, वैसे भी एक आम रूटीन में हम नॉर्मल अंडा लेंगे तो यॉक जो होती है ना वो जो होती है इतनी विस्कस लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, वो ज़्यादा सॉलिड होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर्स। जो उसका लेयर्स होती हैं, जो उसकी वोटेलोजेनन लेयर्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसकी निस्बत में उसमें जो वाइट पोर्शन की निस्बत जो येलो पोर्शन होता है ना उसका यॉक होता है, और जो वो यॉक होता है ना वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा इतना विस्कस नहीं होता, वो ज़्यादा डेंस होता है, उसके उतना सोलेबल भी नहीं होता, हार्ड होता है, सोलेबल नहीं होता वो। तो वो जैसे ही आप मिक्स करते हैं तो वो इतनी जल्दी मिक्स भी नहीं होता, तो वो क्या है वो ज़्यादा हार्ड होता है। जब आप अंडे को बॉयल करेंगे तो वो दरमियान वाला पोर्शन वैसे का वैसा ही रहता है, वो सोलेबल नहीं होता। तो मतलब लीवर सेल्स में, जब फीमेल के लीवर सेल्स में जब यॉक निकलती है तो वो हमारे पास वो सोलेबल फॉर्म में निकलती है ताकि वो ब्लड में ट्रैवल कर सके। जैसे ही वो ब्लड में ट्रैवल करती जाती है इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स तो वो साइटोप्लाज्म में जाती है, फिर फॉलिकुलर सेल्स में जाती है, साइटोप्लाज्म में वहाँ पे गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो इसे पहले सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हमारे पीछे से सोलेबल फॉर्म में रही है, सोलेबल फॉर्म से इसे इनसोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि बाद में वो इसे उसमें यूज़ कर सकें, ताकि वो बाद में इससे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन्स हैं, इसमें लिपोप्रोटीन्स हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो बाद में फिर वो जो होता है मैच्योरिंग ओवा, इससे फिर वो अपनी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता रहता है। हम यहाँ ये इंसेक्ट की बात की है, फ़िलहाल ये इंसेक्ट में मैकेनिज्म की है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आई होप ये आपको बात ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने सिर्फ केमिकल कंपोजिशन की बात करी है कि केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या होता है इसमें यॉक में। फिर हमने बात करी है कि यॉक जो होता है ना, यॉक क्या करता है कि सिंथेसाइज किसी और जगह पे हो रहा है, मूव किसी और जगह पे कर रहा है। सिंथेसाइज लीवर सेल्स में होता है, फीमेल लीवर सेल्स में, मूव से ओवरीज में कर रहा है, और स्टोर भी वहीं पे होता है। किस तरह ये जाता है, क्या मैकेनिज्म है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो होता है, जो यॉक है, ये फीमेल ओवरी सेल, फीमेल्स की जो लीवर सेल्स है वहाँ से सिंथेसाइज होगा किस फॉर्म में,
सोलेबल फॉर्म में, ताकि ब्लड में ट्रैवल कर सके, सर्कुलेशन कर सके और इसकी ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो। फिर वो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स फॉर्म्स में जाएगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो वो इसे इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये मैच्योरिंग ओवा में फॉलिकुलर सेल्स के पास चला जाएगा। तो इस तरह ये ओवरी में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम मॉस्किटो की बात करेंगे, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया। फर्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल थी, ये देख सकते हैं आप, इंसेक्ट की एग्जांपल थी, फिर कॉकरोच की एग्जांपल थी। उनमें वोटालोजेनिन हार्मोन्स हमने इंजेक्ट किया था। एक में हमने वोटालोजेनिन हार्मोन्स को एक्टिवेट किया था इंसेक्ट में थ्रू द फैट बॉडीज़, लेकिन कॉकरोच में हमने वोटालोजेनिन हार्मोन्स को इंजेक्ट किया था। यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम की बात कर सकें। मॉस्किटोज़ में क्या होता है कि मॉस्किटोज़ में इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम्स वोटालोजेनिन, कह रहे हैं कि अगर मॉस्किटो जो होते हैं ना वो प्लाज्मोडियम के साथ इन्फेक्टेड है, तो उसका क्या होगा कि वोटालोजेनेसिस में बी मैनिपुलेटेड बाय द प्रोसेस बाय द पैरासाइट्स टू रिड्यूस द फंडिसिटी। मतलब जो मॉस्किटोज़ हैं उसको प्लाज्मोडियम के साथ अफेक्ट हुई जो होती है मॉस्किटोज़, तो ज़ाहिर बात है जब प्लाज्मोडियम अफेक्ट करता है मॉस्किटो को, तो इसमें क्या होता है कि फिर इसकी फंडिसिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो होती है ना वो इसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वोटालोजेनिन कम होता है। तो ये जो होते हैं ना वोटालोजेनेसिस में भी मैनिपुलेटेड बाय द पैरासाइट्स टू रिड्यूस द फंडिसिटी। तो जैसे ही वो जो मैनिपुलेट करवा रहा होता है पैरासाइट्स उसको मैनिपुलेट कर लेता है और इसकी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये हमने प्लाज्मोडियम की बात की है। प्लाज्मोडियम, इंसेक्ट, कॉकरोच। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये मैमल्स की बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैमल्स में वोटालोजेनेसिस किस तरह से होती है। तो ये बात कर रहा है कि मैमल में वोटालोजेनिन जो एक मेजर प्रोटीन्स है वो प्रोड्यूस होती है विट जीन से। विट जीन भी वोटालोजेनिन प्रोटीन्स जीन्स को, पहले आपको पता है कि प्रोटीन्स बनाने के लिए एक जीन्स इनकोड की जाती है, जीन्स ही इनकोड होती है तो वो ही प्रोटीन्स बनती है ना। तो कह रहा है कि विट जीन्स जो होती है ना वो कंट्रोल कर रही होती है वोटालोजेनिन प्रोटीन्स को। और ये जो होती है ना विट जीन से कौन कंट्रोल कर रहा है? विट जीन एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स है जो रिलीज़ होता है हमारा ओवरी से, और ओवरी से रिलीज़ होकर फीमेल फॉलिकल साइज में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा होता है विट जीन्स को। विट जीन्स किसको कंट्रोल कर रही होती है? वोटालोजेनिन प्रोटीन्स को। तो ये हमारा इसमें मैमल्स में होता है। तो यॉग कंसिस्ट ऑफ द लिपिड्स, यॉग यहाँ पे ट्राइसाइक्लोराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, प्रोटीन्स एंड मेनली वोटालोजेनिन, ये चीज़ें यॉग में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी इंसेक्ट्स वगैरह में ईच एंड एवरी, लेकिन यहाँ पे हम यॉग की डिपोजिशन, यॉग जो होता है ना मैमल्स में, उसमें क्या क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और मेनली वोटालोजेनिन होते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया है। वोटालोजेनेसिस एक लैटिन वर्ड है, वोटाइलस से निकला है जिसका मतलब है यॉक डिपोजिशन। यहाँ से अब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे कि वोटालोजेनेसिस होता क्या है, ये सारा मैकेनिज्म्स है। ये आपको होप सो यहाँ से आपको डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा। डायग्राम से आप देखने की कोशिश करें तो ये है कि सिंथेसाइसिस ऑफ यॉक, एग यॉक। यहाँ पे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं एग यॉक को एंड एग इन्वेल्व प्रिकॉर्सर्स प्रोटीन्स को। तो ये किस तरह से होते हैं एग यॉक एंड एग इन्वेल्व प्रिकॉर्सर्स प्रोटीन्स? सबसे पहले हमारे पास फोटो पीरियड आएगा, मतलब कोई भी हमारे पास इन्वायरमेंटल क्ल्यू आएगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा है या फोटो पीरियड ज़्यादा है, तो इस तरह हमारे पास इन्वायरमेंटल क्ल्यू आएगा, तो वो किसके पास जाएगा? वो ब्रेन के पास जाएगा। तो ब्रेन क्या होगा कि ब्रेन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ, आपको पता है ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल वगैरह कर रहा होता है। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन ने रिलीज़ किया वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो रिलीज़ करेगा गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। वो जो हार्मोन है ना गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाएंगे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जब पास जाएंगे तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना वहाँ से रिलीज़ करेगा GTH प्रोटीन्स। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, वोटालोजेन ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से हमारे पास 2 तरह की ये आगे से नेक्स्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस, GTH हार्मोन्स, GTH1 और GTH2, 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है।
तो ये GTH1 और GTH2 और FSH भी प्रोड्यूस करवा सकता है। ये FSH तो प्रोड्यूस करवाएगा तो वो ओवरीज में जाएगा, ओवरीज में फॉलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट करवाएगा, फिर वो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, फिर वो ये। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में GTH1 रिलीज हुआ है तो वो फॉलिकुलर सेल्स में जाएगा, फॉलिकुलर सेल्स को सेल की डेवलपमेंट करवाएगा। FSH भी इसके साथ ही रिलीज़ होता है। FSH इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और GTH भी इसके साथ रिलीज होता है। दोनों जब ओवरीज में जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं, फिर वहाँ पे जाके एस्ट्रोडायोल्स या एस्ट्रोजन्स रिलीज करवा रहे होते हैं। फिर वो कहाँ जाता है, फीमेल ओवरी सेल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फीमेल ओवरी सेल्स में जा रहा है। फीमेल ओवरी सेल्स में इन दोनों के ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करवाया है ओवरी ने, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल लीवर सेल्स में। फीमेल लीवर सेल्स में इसके ये देखें, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है ना हार्मोन्स, इसके रिसेप्टर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे वो हार्मोन्स के साथ बाइंड कर देगा, हार्मोन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देगा। तो वहाँ पे फिर बाद में हमारे पास वोटालोजेनन विटजीन और CHG दो तरह की जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होता है ना, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाना। जब ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे विटजीन के पास तो वोटालोजेनेसिस प्रोटीन्स बनेंगी, जब कोरियन के पास लेके जाएंगे तो कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स बनेंगी। इस तरह ये दोनों प्रोटीन्स बन सकती हैं एक ही रिसेप्टर्स के थ्रू। तो ये वोटालोजेनेसिस या कोरियोजेनेसिस, जो वोटालोजेनन प्रोटीन्स बनेंगे तो उसे वोटालोजेनेसिस कहेंगे, अगर कोरियन प्रोटीन्स बनेंगे तो उसे कोरियोजेनेसिस कहा जाएंगे। और फिर ये कोरियो और वोटालोजेनेसिस और कोरियोजेनेसिस जाके फिर दोबारा फीमेल्स फॉलिकुलर सेल्स में अटैच हो जाएंगे और फिर ये दोबारा से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मैंने आपको मैकेनिज़्म बता दिया है, चाहे तो आप ऐसे ही लिख दें जो मैंने बताया है, लेकिन यहाँ से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा हुआ है। वोटालोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फिशेज़। यहाँ से उसने पहले फिशेज़ की एग्जाम्पल दी हुई है कि फ़िशेज़ में वोटालोजेनेसिस किस तरह से हो रही है। तो वो कह रहा है कि फ़िशेज़ जो होती है ना उसमें वोटालोजेनेसिस किस तरह से होती है। कहता है कि फ़िशेज़ में जो यॉक होती है ना वो डिपॉजिट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है बिफोर द मतलब अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है फ़िशेज़ में, लेकिन उसकी जो यॉक है ना वो पहले ही डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एनिमल्स के केस में इस तरह नहीं है। एनिमल्स के केस में पहले फर्टिलाइजेशन होती है, सारे प्रोसेस मुकम्मल होते हैं, फिर बाद में जाके यॉक डिपोजिशन होती है मैमल्स में। लेकिन यहाँ पे फ़िशेज़ की बात कर रहा है, एम्फीबियंस फ़िशेज़ की बात कर रहा है। कहता है उसमें यॉक डिपोजिशन बिफोर द फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। आपको पता है फ़िशेज़ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इनकी यॉक डिपोजिशन बिफोर द फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो बिफोर द फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है और बिफोर द ब्रीडिंग सेशन, अभी उनका ब्रीडिंग सेशन नहीं भी आया लेकिन उससे पहले ही यॉक डिपोजिट करना स्टार्ट कर दिया फ़िशेज़ ने। और इस तरह ये जो साइज़ है ना ओसाइड का, जैसे ही यॉक डिपॉजिट होना स्टार्ट होती जाएगी तो साइज़ जो होता है ना ओसाइड का वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। It undergoes the process of the fertilization. The process of the vitellogenesis start well in advance and before the breeding sessions. During the process, of several hundred-fold increase in the size of the growing oocytes and the amount of the yolk deposits proteins derived from the vitellogenesis. The vitellogenesis highly conserved proteins all out throughout the evolutions from the invertebrates to the vertebrates. Such a structure. ये यहाँ पे जो सारी बात उसने बताई हुई है वो यही सिर्फ बात बताई हुई है। कह रहा है कि वोटालोजेनेसिस जो फिशेस में होती है वो यॉक डिपॉजिट्स करना स्टार्ट कर देते हैं बिफोर द फर्टिलाइजेशन, और ये बिफोर द ब्रीडिंग सेशन भी हो सकता है। और इसकी वजह से होता है कि साइज़ जो होता है ना oocytes का वो बढ़ता जाता है। तो ये साइज़ बढ़ता जाता है क्योंकि एग जो साइटोप्लाज्म यॉक प्रोड्यूस कर रहा होता है ना वो डिपॉजिट्स होती स्टार्ट होने और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती जा रही है। जैसे ही वो डिपॉजिट्स का स्टार्ट होती जा रही है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करती जा रही है तो यॉक का oocytes का भी साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। और प्रोटीन जो वोटालोजेनेसिस ऐड करते हैं फिशेज़ में, मतलब वो जमा होती जा रही है मतलब अगर ये यॉक डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है oocyte का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रोटीन्स वोटालोजेनन भी जमा हो रही है। क्योंकि जो यॉक है उसका बेसिक मकसद तो यही है कि वोटालोजेनन प्रोटीन्स बनाना। तो जैसे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट होती जाएगी
तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो भी तो जमा होती जाएगी ना। तो इस तरह oocyte का साइज़ जो होता है ना वो इंक्रीज़ करता रहता है। तो ये जो जैसे ही वो ऐड होती जाएगी या वो बढ़ती जाएगी, तो ये फिशेस के लिए एक साइन होता है कि अब उन्होंने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करनी है। तो जैसे ही वर्टाइलोजेनेसिस या वर्टाइलोजेनेसिस प्रोटीन्स या फिर ये जो साइज़ ऑफ oocytes या फिर यॉर्क डिपॉजिट्स, ये तीनों चीज़ें जैसे ही बढ़ती हैं या डिपॉजिट होती रहती हैं, तो वो उसके लिए साइन होता है फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स के बारे में मैं बताऊँगी। तो ये 2 टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट टर्म्स इज़ कॉल्ड ऑटोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस एंड द सेकंड टर्म इज़ दैट ऑफ द हेट्रोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस। वो कह रहा है कि वर्टाइलोजेनेसिस एक पाथवे है फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स। ये एक प्रिमिटिव पाथवे है, इसने इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट तक मूव किया है। किस तरह? पहले ये प्रोसेस था ऑटोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस। ये ऑटोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस जो होती है ना, ये होती है इंसेक्ट्स में, फिशेस में। तो जो होती है ना हेट्रोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस, ये ज़्यादातर मैमल्स में होती है। इसमें क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद ब खुद, सिंथेसाइज मीन्स कोई चीज़ सिंथेसाइज करना वर्टाइलोजेनेसिस के थ्रू। तो ये जो होते हैं ना ऑटोसिंथेटिक इज़ अ प्रोसेस इन विच ओवरी इटसेल्फ स्टार्ट टू मेक द वर्टाइलोजेनन प्रोटीन्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन द लीवर। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ये जो होता है ना ऑटोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस, इसमें एनिमल्स जो होता है ना, इसमें जो भी मतलब फिशेस होगी, इंसेक्ट होगी, उनकी ओवरीज खुद ब खुद बनाना स्टार्ट कर देंगी। क्या? हमारे पास वर्टाइलोजेनन प्रोटीन्स। उनको लीवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन द लीवर्स। मतलब मैमल्स में तो ये केस था कि वो प्रोड्यूस कहीं और जगह पे हो रही है, स्टोर किसी और जगह पे हो रही है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो ऑटोसिंथेटिक प्रोसेस वर्टाइलोजेनेसिस का, इसमें ओवरी खुद ही वर्टाइलोजेनन प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट होगी, फिर वहीं पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसे लीवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओवरी खुद ही प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट होगी। लेकिन जो हेट्रोसिंथेटिक प्रोसेस है, इसमें लीवर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लीवर के पास होता है सारा इसका रिसेप्टर्स वगैरह एस्ट्रोजन हार्मोन्स के। तो इस वजह से इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस इन विच द वर्टाइलोजेनन प्रोटीन्स इज फाउंड इन लीवर सेल्स देन डिपॉजिट्स इन ओवरीज में बाद में सिर्फ डिपॉजिट होता है या स्टोर होता है, ये बनता लीवर सेल्स में है। ये हेट्रोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये आपको समझ होप आ गई होगी कि वर्टाइलोजेनेसिस ये यहाँ पे टर्म्स भी आप देख सकते हैं, ऑटोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस, हेट्रोसिंथेटिक वर्टाइलोजेनेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये उसने बात की हुई है कि ये आपको मैंने बता दिया है सारा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हार्मोन्स की उसने बात की हुई है कि GH1 हार्मोन्स फिशेस में किस तरह रिलीज़ होता है, GTH2 किस तरह रिलीज़ होता है। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक मैंने आपको पहले बताया कि एक इन्वायरमेंटल क्ल्यू मिलेगा तो ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी। फिशेस जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं? विविपेरसिस होती हैं। और तो इसमें जो होती है ना फर्टिलाइजेशन, इसमें यॉर्क भी ज़्यादा होती हैं। इसमें एग पहले डिपॉजिट्स होना स्टार्ट होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन, बिफोर द ब्रीडिंग सेशन। तो ये इसलिए साइन होता है कि वो अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करें। तो कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स जो होती है ना, ये इसमें कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स मैमल्स में रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फिशेस में रिक्वायर्ड होती है। ये किस तरह रिक्वायर्ड होती है आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो होता है ना, जो फिशेस होती हैं, फिशेस में क्या होता है कि आफ्टर द वर्टाइलोजेनेसिस फिशेस में क्या होता है कि जैसे ही एक हैवी रेनफॉल हुई है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फिशेस में। तो जैसे ही एक हैवी रेनफॉल होती है, तो ये फिशेस के CNS में या सेंट्रल नर्व सिस्टम में या ब्रेन में एक मैसेज आ सकता है कि अब उन्होंने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देनी है। तो जैसे ही वो इन्वायरमेंटल क्ल्यू उन्हें फैक्टर मिलता है, हैवी रेनफॉल्स, हैवी मानसून होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना ना एक हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? GHT2 और GTH1 और GTH2। ये जो GTH1 रिलीज़ होता है ना, ये जाके एस्ट्रोजन ये जो ओवरीज के पास जाता है, ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाता है और फिर वो वर्टाइलोजेनेसिस प्रोटीन्स बनाता है। ये सिमिलर आगे प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे GTH1 और GTH2 की बात की हुई है। अगर GTH1 और GTH2 जो होता है ना, ये GTH2 जो होता है ना, ये इसको
फर्टिलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, इसने फर्टिलाइजेशन और स्पॉनिंग करवानी होते हैं। GTH2 जो होता है ना, ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हावी रेनफॉल, अगर रेनफॉल कम होती है तो ये तो मैंने ये केस बताया कि GTH हैवी रेनफॉल हुई है, इन्वायरमेंटल क्ल्यू मिला है फिशेस को हैवी रेनफॉल का, तो उसके ब्रेन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाया, वो हाइपोथैलेमस ने आगे से हमारे पास GnRH रिलीज़ करवाया, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज़ करवाया, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड आया, पिट्यूटरी ग्लैंड में GTH1 रिलीज़ करवाया। GTH1 और 2 जो होते हैं ना, ये दोनों रिलीज़ होते हैं, और ये जो होते हैं ना GTH1, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाता है फोलिकुलर सेल्स से, और विटालोजेनेसिस प्रोटीन्स बनवाना शुरू कर देता है इन ओवरीज में। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ये GTH2 जो होता है ना, वो एक दूसरा हार्मोन्स है, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की तरफ से रिलीज़ होता है, और वो स्पॉनिंग और फर्टिलाइजेशन इसने करवानी होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अगर दूसरी केस में अगर बात करें कि अगर हैवी मानसून रेन नहीं होती तो फिर क्या होगा, तो ये जो फिशेस होती हैं इसमें फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, अगर हैवी रेनफॉल नहीं होती, नो मीटिंग नो फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह ये हार्मोनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिशेस में। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारा बात है इन्वायरमेंटल क्लूज़ क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल या हार्मोनल रेगुलेशंस क्या होती हैं। इन्वायरमेंटल या हार्मोनल रेगुलेशंस में हम बात करनी है, ये मैंने आपको हार्मोनल रेगुलेशन पहले ही बता दिया है, GTH1 और GTH2 के बारे में ये सारा कुछ बता दिया है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो फॉलिकल एस्ट्रेसा हो जाएगा, मेचुरेशन नहीं होगी, हैवी रेनफॉल है तो क्या होगा, हैवी रेनफॉल नहीं है तो क्या होगा। यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल क्यूज़ की बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल क्यूज़ क्या होते हैं। यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ होते हैं ना, ये इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ है प्रीपरेटरी फेज़ है, फिर प्री स्पॉनिंग फेज़ है, फिर स्पॉनिंग फेज़ है, फिर पोस्ट स्पॉनिंग फेज़ है। प्रीपरेटरी फेज़ में क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये फेज़ है बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, एंड ड्यूरिंग दिस फेज़ द गोनेड वेट इज़ लो एंड स्टार्ट टू इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बिगनिंग स्टेज है। यहाँ पे वेट जो होता है ना गोनेड्स का, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जो प्री स्पॉनिंग फेज़ है वहाँ पे गोनेड का वेट मज़ीद इंक्रीज़ होता है। जो स्पॉनिंग फेज़ है वहाँ जैसे फिशेस में होती हैं, वो अंडरगोज फर्टिलाइजेशन होती हैं, वो स्पॉनिंग फेज़ में फर्टिलाइजेशन के अंडरगोज आती हैं, और स्पॉनिंग फेज़ में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। और जो पोस्ट स्पॉनिंग फेज़ होती है, उसमें क्या होती है कि वहाँ पे मेटिंग बिहेवियर शो कर रही होती हैं। ये आपको होप सो ये चार समझ आ गई होगी। पोस्ट स्वामिंग फेज़ में बिहेवियर शो कर रही होती हैं मीटिंग बिहेवियर्स, जो स्वामिंग फेज़ होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो करती है। प्री स्वामिंग फेज़ में हमारे पास ये गोनेड का वेट मज़ीद इंक्रीज़ होता है, और स्वामिंग फेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल जहाँ पे वेट इंक्रीज़ हो रहा है। ये मैंने हार्मोन्स पहले ही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोरियोजेनेसिस क्या होते हैं। कोरियोजेनेसिस एक इज़ एन अदर प्रोसेस। वो क्या होता है कोरियोजेनेसिस, आपको डेफिनेशन सबसे पहले बताना चाहती हूँ। कोरियोजेनेसिस की डेफिनेशन होती है कोरियोजेनेसिस की डेफिनेशन होती है सिंथेसाइसिस ऑफ द कोरियन। कोरियन एक लेयर है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। कोरियन एक लेयर है और प्रोटीन्स भी है। तो ये जो होती है ना, ये एक कोरियन है, वो एक अलहदा लेयर्स होती है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। वो एमनियोटिक लेयर्स, वो सारी लेयर्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम कोरियोजेनेसिस कोरियन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं कि वो कोरियन सिंथेसाइसिस जो होते हैं ना, कोरियोजेनेसिस जो होती है ना, वो कोरियन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। देन इट इज़ डिपॉजिट्स अराउंड द ग्रोइंग ओसाइट्स। वो भी ग्रोइंग ओसाइट्स पे गिर्द डिपॉजिट्स होगी, ये भी डिपॉजिट्स होगी ग्रोइंग ओसाइट्स के गिर्द, तो इसको कोरियोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है एज टू दैट ऑफ द विटालोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ये आप देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ से इन्हें नज़र आ रहा होगा कि ये जो होता है इन्वायरमेंटल क्लू आता है। इन्वायरमेंटल क्लू ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाता है, फिर वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज़ करवा रहे होते हैं, फिर वो हार्मोन्स रिलीज़ करवाने के बाद हार्मोन्स रिलीज़ करवा रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये हार्मोन्स रिलीज़ करवा रहे होते हैं, फिर वो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स में जाते हैं। फॉलिकुलर सेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज़ करवा रहे होते हैं। एस्ट्रोजन्स जो होते हैं ना, फिर वो लीवर सेल्स में जाता है, वहाँ पर लीवर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विटालोजेनिन प्रोटीन्स या कोरियोजेनिन प्रोटीन्स
रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये दोनों प्रोटीन सेंसिटाइज करते हैं, तो ये फिर सिक्रेशन हो जाती है इनकी विटालोजेनिन प्रोटीन्स, कोरियोजेनिन प्रोटीन्स। ये फिर दोबारा इनकॉर्पोरेट की जाती है किसमें, ये ओवरी सेल्स में। किसके थ्रू किए जाती हैं, ये आपको एंडोमेटोसिस के ज़रिए, मेटोसिस के ज़रिए इसको फिर इसको रिसेप्टर्स मेडिएटेड एंडोमेटोसिस के ज़रिए फिर इनको कॉपरेट किया जाता है ब्लड में। पहले ये लीवर में जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ये लीवर सेल से क्रिएट होती है ना, ये दोनों प्रोटीन से ये ब्लड में रिलीज होती हैं, तो ब्लड में दोबारा फिर इनको कॉपरेट किया जाता है ओवरीज में। तो ओवरीज में किस प्रोसेस के थ्रू, रिसेप्टर्स मीडिएटेड एंडोमाइटोसिस के ज़रिए इन्हें इनकॉपरेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ कोरियन प्रोटीन्स की कुछ इंपॉर्टेंस की बात करी है कि कोरियो प्रोटीन्स क्या करती है। तो कोरियो प्रोटीन्स जो होती है ना, कोरियोजेनिन प्रोटीन्स, ये जो होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो पोर्स होती हैं ना, उसमें इनकॉपरेशन में मदद करवा रही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के पोर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसकी इनकॉपरेशन, ताकि अंदर के एग के अंदर और बाहर सेल में जो होते हैं ना उसमें कम्युनिकेशन कर सके। तो ये जो होते हैं ना, ये एक इसका एक एडवांटेजेस कोरियंस का ये है कि एडवांटेजेस ये है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये बहुत से डेंजरस जेलेंटेनियस मैस बना देती है और इसको केमिकल और मैकेनिकल हैजर्ड से बचाती है। एक मास बना के ना उसके गिर्द एक हार्ड मैस बना देती है, उसके गिर्द उसके ये जो कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स होती है ना, ये एग के गिर्द एक हार्ड मैस बना देती है, उसको केमिकल और मैकेनिकल डेंजर से बचाती रहती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। हम कोरियन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। और ये एक इसका ये है, मतलब ये हैजर्ड से बचाती है। दूसरा ये मैंने कहा है कि इनकॉपरेशन करवा रही होती है डिफरेंट प्रोटीन्स की इनसाइड द सेल्स और आउटसाइड। और नेक्स्ट हमने बात करनी है कि ये कोरियन प्रोटीन्स पॉलीस्पर्मी से बचा रही होती है। पॉलीस्पर्मी क्या होती है, जब एक से ज़्यादा स्पर्म्स जो होते हैं ना वो एग से साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं तो उसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो ये एक पॉलीस्पर्मी जो होती है ना वो अबनॉर्मलिटीज़ काज कर सकती है, इसलिए हमें इसे बचने के लिए ना ये कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और कोरियोजेनेसिस प्रोटीन्स जो होती है ना, ये हमें पॉलीस्पर्मी से बचा रही होती है कि एक ही प्रोटीन्स को एट अ टाइम से एक ही एग से फर्टिलाइज करने में मदद देती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन केमिकल और मैकेनिकल हैजर्ड से बचाती है। नेक्स्ट जो होती है ना, ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है किसको, एम्ब्रियो को, ताकि वो डेवलप कर दे सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई विटालोजेनेसिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी फ्रीली, I will try my best to answer your questions. This is all about my vitalogenosis. Allah Hafiz.